गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है 11th चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। ओके, जैसे कि बच्चों प्रकाश के लिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको प्रकाश की इम्पोर्टेंस बताई थी कि कितना जरूरी है प्रकाश हमारे लिए। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अगर हम देखना चाहते हैं, लेट इट बी एनीथिंग, इफ वी वांट आवर विजन टू वर्क, तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास आंखें होनी आवश्यक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आंख है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ हैविंग एन आई इज नॉट ओनली सफिशिएंट। आपको उसके साथ और एक चीज जरूरी है जो कि है प्रकाश। ओके, एंड दैट फेनोमेना बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, लेट इट बी एनीथिंग, वो है प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन के बाद ही हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हम देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसका मतलब आप अब समझते हैं बड़ी आराम से। अब आपको ये फैक्ट पता चल गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि ओके, having eye is just not sufficient, you need to have light and its reflection also. तभी आप कोई भी आपके सामने रखी वस्तु, या डेफिनेटली दूरस्थ भी होने दो, तभी आप वो उसे देख सकते हो। ओके, सो इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह हमें समझने के लिए कहते हैं ना, मौका मिलता है कि किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है, और उसके डिटेल्स जानते हैं। पहले उसके टर्म समझ लेते हैं। प्रकाश के लैंग्वेज में क्या है फोकल लेंथ, वो फोकल पॉइंट एंड ध्रुव एंड ऑल, तो वो समझ लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड इज फुल ऑफ डेफिनेशंस, तो डेफिनेटली चैप्टर आगे आप उसको सक्सेसफुली समझ सको, उसके लिए देयर आर फ्यू डेफिनेशंस व्हिच यू आर सपोज्ड टू लर्न। ओके, तो सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है बच्चों? तो अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण का डायग्राम में जो साथ में बना रही हूँ, ये देखिए। एक है ये कुछ इस तरीके का, एंड नेक्स्ट वन इज समवट लाइक दिस। ओके, सो ये जो है, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो यदि गोलीय पृष्ठभाग का आंतरिक भाग चमकदार हो तो ये बच्चों दिस इज द पोर्शन थ्रू विच द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो ये है, तो आप देख रहे हो जैसे कि ये अंदरूनी सतह है, आंतरिक पृष्ठभाग है। तो मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि दोनों पढ़ने के बजाय कोई एक डेफिनेशन पढ़िए, उसका उसके साथ तुक बैठाइए, लॉजिक लगाइए और एक ही लर्न करो, फिर दूसरा अपने आप लाइक यू हैव लर्नड डेफिनेशन ऑफ अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए आपका फंडा क्लियर है कि ओके, अवतल दर्पण में आंतरिक पृष्ठभाग चमकदार होता है। तो आप अ से अवतल, अ से आंतरिक, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द डूओज, मतलब दोनों के डेफिनेशन में दे गेट कंफ्यूज्ड, और अवतल में उत्तल की परिभाषा लिख के आ जाता है एग्जाम में। तो दैट शुड नॉट हैपन विद यू ऑल। तो यदि गोलीय पृष्ठभाग का आंतरिक भाग चमकदार हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, आंतरिक भाग। ओके, तो डेफिनेटली उसके बाद उत्तल में ऊ फॉर उत्तल, ऊ फॉर उभरा, उभरा हुआ, लाइक ये आप देख रहे हो उत्तल दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठभाग। उभरा पृष्ठभाग को आप बच्चों बड़ी आसानी से बाह्य भाग भी बुला सकते हो, दे आर वन एंड द सेम। सो यदि गोलीय दर्पण या गोलीय पृष्ठभाग का बाह्य भाग, there's no problem at all if you write उभरा हुआ भाग, तो बाह्य भाग चमकदार हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। है ना ये सिंपल बच्चों? ओके, तो ये अवतल है, ये उत्तल है। एग्जाम में यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। सिर्फ अवतल दर्पण की अगर परिभाषा पूछी गई तो एक लाइन में, 2 लाइन में ये परिभाषा लिख देनी है, दैट्स इट।
अब आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ संज्ञाओं की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो गोलीय दर्पण में किसे ध्रुव कहा जाता है, किसे वक्रता केंद्र एंड ऑल, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट डू वी मीन बाय ध्रुव? तो बहुत इजी सा, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों कि ये जो हमारा फुल सरफेस है, अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि ओके कम एंड ट्राई टू लोकेट द मिडिल पॉइंट, इसका मध्य भाग को अगर आप कहते हैं ना पॉइंट आउट करो, तो आप कुछ समवॉट यहाँ करेंगे, ऐसे ही अगर इसका कहूँ तो कुछ यहाँ करेंगे, सही कि नहीं? हाँ, मैंने टेंटेटिव लिया है। सो यही है हमारा ध्रुव, जो एग्जैक्ट उस पृष्ठभाग का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, वही कहलाता है बच्चों ध्रुव। तो बस वही, गोलीय दर्पण के पृष्ठभाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मैंने जो मेन वर्ड्स है वो लिखे हैं, गोलीय दर्पण के पृष्ठभाग के मध्य बिंदु। तो ये रहा उसका पृष्ठभाग और ये रहा उसका मध्य बिंदु, इसी को हम कहते हैं ध्रुव। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ध्रुव। अब उसके बाद आते हैं वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र जो है, अगर आप वक्रता केंद्र अगर कहते हैं ना समझ गए, तो आपको वक्रता केंद्र भी ऑन द सेम बेसिस वी डिफाइन वक्रता केंद्र एंड वक्रता त्रिज्या, तो दूसरी त्रिज्या भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। सो होप ओके। सो जैसे अभी मैं एक दर्पण लेती हूँ, ये है उत्तल दर्पण। अब लिखा है वक्रता केंद्र के लिए कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो या इससे हमें ये डिटेल्स समझ में आती है बच्चों कि ओके गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग है, तो चाहिए चलो उसमें कहते हैं ना कि हमारा लॉजिक उसमें फिट इन करने की कोशिश करते हैं कि ओके ये किसी गोले का भाग है, और ऐसे ही ये वाला जो साइड है ये भी किसी गोले का भाग है। ओके, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो जैसे ये वाला इस गोले का भाग है और ये वाला इस गोले का भाग है, बोल रहा है उस गोले के केंद्र को, उस गोले का केंद्र मान लो इस गोले का केंद्र ये है और इस गोले का केंद्र समवॉट ये है, तो उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कितना सिंपल है, बट डेफिनेटली ये बताना जरूरी था, क्योंकि आप अभी अगर मैं इसको एक साइड भी मिटा देती हूँ तो आपके लिए ये समझना फिर और मेरे लिए ये समझाना किसी और तरीके से संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरा ध्रुव है एंड दिस इज माय गोलीय दर्पण और आप बोलोगे मिस ओके ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, मुझे केंद्र बताइए, तो केंद्र भी आप यहीं कहीं बीच में इमेजिन करोगे, बट मैं केंद्र इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दैट सेंटर इन द मिडल, मैं उसको बाहर कहीं कर रही हूँ, तो ये कितना ऑड हो गया। जैसे कोई सर्कल है और मैं बोलूँ बच्चों इसका केंद्र लोकेट करो, तो आप डेफिनेटली अंदर ही कहीं बनाओगे ना, यहाँ थोड़ी बोलोगे कि मिस इस कहते ना गोले का केंद्र ये है। तो अब मैं ये डायग्राम एस, और जो कि इसका तो केंद्र यही है, इट इज आउटसाइड, तो ये आपको मेरे को समझाने के लिए ये बताना जरूरी है ओके ये जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब ये कितना सही भी साउंड कर रहा है। ठीक ऐसे ही वक्रता त्रिज्या, ये हो गई पहले गोले की वक्रता त्रिज्या, और अगर मैं ये दूसरा वाला बनाऊं तो ये हो गई दूसरे गोले की वक्रता त्रिज्या, इसके केंद्र से यहाँ की दूरी, और ये रहा केंद्र, और ये हो गया उसके बाउंड्री तक के बीच की दूरी, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। तो आइए चलो वक्रता केंद्र भी, वक्रता त्रिज्या भी समझने की कोशिश करते हैं। गोलीय दर्पण
जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को। तो ये देखिए गोलीय दर्पण, अभी जैसे कि वही सेम, अगर ये मैं मिटा दूं और आप बोलो कि टीचर इस गोलीय दर्पण की त्रिज्या बताइए ना, तो मैं त्रिज्या ड्रॉ करूंगी यहाँ से यहाँ तक, वो आपके लिए अगेन ऑड साउंड करेगा। सो व्हेन आई एक्सप्लेन यू इन दैट वे, ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो हियर यू गो विद दिस। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। एंड व्हाट इज दैट मुख्य अक्ष, जिसे आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जैसे बच्चों आप आलेख बनाते हो तो आलेख में आप देखते हो आपके एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे वो एक्सिस है तो वैसे ही हियर ऑल्सो वी हैव गॉट एक्सिस। ओके, तो एक्सिस में कौन सा है, बोल रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा। तो सरल रेखा ये है हमारा ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र। इससे जो सरल रेखा होके जाती है यहाँ से यहाँ तक, यही कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे आप कहते हो मुख्य अक्ष। जैसे कि आप यू कैन कंपेयर इट विद योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो ओ जो बीच में ओरिजिन है उससे होकर के जाती है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है बच्चों, वो ध्रुव से भी होके जाती है और केंद्र से भी होके जाती है। तो ध्रुव और केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष समझ लिए, तो मुख्य अक्ष पे एक और पॉइंट मिलने वाला है। इमेजिन मुख्य अक्ष पे हमें ध्रुव भी है, मुख्य अक्ष पे अभी वक्रता केंद्र भी मिला, और मुख्य अक्ष पे ही हमें मुख्य नाभि भी मिलने वाली है। ओके, तो इसको मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो मुख्य अक्ष हो गया, सॉरी, और मुख्य नाभि। ओके, मुख्य नाभि। सो व्हाट डू यू मीन बाय मुख्य नाभि? तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो ये आपका अवतल दर्पण है, देख रहे हो ना, मैंने इसको ऐसे उथला कर दिया है। अब प्रकाश की किरण है, यहाँ आपके दर्पण का, आपको पता है ना, दर्पण का पृष्ठ भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो मान लो यहाँ आपका ध्रुव है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र है। अब ये कुछ इस तरीके से इस दर्पण पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो आप इन्हें आपतित किरण भी कह सकते हो। अब डेफिनेटली जब वो इस पृष्ठभाग से टकराती हैं तो आपको पता है कि इस पृष्ठभाग से उनका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद ये कुछ इस पॉइंट पे इस तरीके से मिल रही हैं, इवन ये भी तो इस तरीके से ये मिल रही हैं। तो ये जो जिस बिंदु पे वो एकत्र होती हैं परावर्तन के पश्चात, तो वही पॉइंट कहलाता है मुख्य नाभि। मुख्य नाभि। तो बच्चों ये जो आपतित किरणें हैं, ओके, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर एकत्र होती हैं उस बिंदु को दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। बहुत इजी है, बस इसके ये थोड़ा सा लंबा है बच्चों, तो इसे थोड़ा सा हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमें नहीं आने वाला, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल, और आपको बस उसके मीनिंग्स समझने हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन अगेन। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, सो इट इज गिविंग डिटेल्स कि अच्छा वो जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जैसे कि आपने देखा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके पैरेलल में ही हमने आपतित किरणों को दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले
मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर एकत्र होती हैं उसे मुख्य नाभि कहते हैं। Isn't it simple? ओके बच्चों, उसके बाद है नाभ्यांतर। नाभ्यांतर अगर आप देखें तो उसके नाम में ही उत्तर है। दैट यू नो द टाइटल itself has got too much of hint। नाभ्यांतर तो मतलब नाभि से किसी एक पॉइंट का, किसी एक डिस्टेंस का अंतर, मतलब दूरी। तो नाभि से, मुख्य नाभि से ध्रुव के बीच की दूरी। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे कि आप हमारा ये आलेख पेपर पे जो आप आलेख ड्रॉ करते हो, तो सारे डिस्टेंसेस यू नो मेजर फ्रॉम पॉइंट ओ, जो हमारा ओरिजिन है, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 है। सारी दूरियां आप वहीं से मापते हो, ऊंचाई, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और फिर जो अधोगामी है तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सारी दूरियां जो है आप मापते हो उस मेन पॉइंट से, जिसे आप कहते हो ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ, जिसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 लिखते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे सारी दूरियां बच्चों हम ध्रुव से मापते हैं। ये जो आपको फर्स्ट संज्ञाओं में फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन किया था, इससे ही सारी दूरियां मापी जाती हैं। ओके, सो ऑब्वियसली अगर मुझे मुख्य नाभि की दूरी भी मापनी है तो मैं ध्रुव से ही मापूंगी। तो ध्रुव तथा मुख्य नाभि के बीच की दूरी को दर्पण का नाभ्यांतर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम बढ़िया कहते हैं ना कि बहुत ही सफलतापूर्वक हमने सारी संज्ञाओं को हमने लर्न किया। इसे मेरा आपसे अनुरोध है कि once you know I am done with my lecture, all of you write this। एक बार आपको लिखना होगा ये सारी चीजें, उसके बाद लिख करके लर्न करने के बाद बिना देखे इसको ट्राई टू राइट। सो इट इज समवट लाइक मैथ्स। मैथ्स में कैसा है, आपको कितना भी अच्छे से मैं समझा दूं, जब तक आप खुद से नहीं लिख लेते तो तब तक आपको वो चीज 100% आती नहीं है। ठीक ऐसे ही ये है, आपको फील होगा कि मुझे आ गया, बट इसके जो वर्डिंग्स हैं दे आर टफ। प्रकाश की जो लैंग्वेज है थोड़ी कंपैरेटिवली टफ है, तो इसके लिए आपको इसको आराम से 2-3 बार बिना देखे जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये आपको परफेक्ट नहीं होगा। सो बेटर यू राइट एंड प्रैक्टिस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अवतल दर्पण से जो किरणाकृतियां मिलती हैं, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, उसके कुछ नियम। तो जैसे कि आपको मैं ऑलवेज आई गिव दैट एग्जांपल ओनली कि जैसे एवरीथिंग हैज गॉट सम रूल। जैसे आप अपने घर में हो तो आप कुछ रूल फॉलो करते ही हो, ऐसे ही आप जिस स्कूल में जाते हो जहाँ पे हर एक स्कूल का टाइमिंग होता है, स्टार्टिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, ब्रेक टाइम, लेक्चर टाइम। सो एवरीथिंग हैज गॉट देयर ओन रूल्स। ऐसे ही जो प्रकाश का परावर्तन है बच्चों अवतल दर्पण के संदर्भ में, उसमें बहुत सारे नियम हैं, किरणाकृति खींचने के नियम हैं। तो वो जो लॉज हैं, नियम हैं, वो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला नियम पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे वेट अ मिनट। तो ये आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने अवतल दर्पण ड्रॉ किया है और अवतल दर्पण के संदर्भ में मैं आपको किरणाकृति खींचने के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। सो ये जो बेसिक तीनों में कॉमन चीजें हैं, पहले वो हम एट अ टाइम सारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, इतनी चीजें जो तीनों में कॉमन है हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके। सो अब अगर बच्चों जैसे कि आपको पता है, या मैंने आपको बताया है, तो ये जो चीज है ये है पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट पी, जिसे आप कहते हो पोल। पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ओके, तो गोलीय दर्पण के पृष्ठभाग के मध्य बिंदु, तो ऑलमोस्ट मतलब टेंटेटिवली ये उसका मध्य बिंदु आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पृष्ठभाग का मिडिल पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड ध्रुव। अब उसके बाद दो चीजें हम और लोकेट करेंगे, एक है वक्रता केंद्र और दूसरा हमारा मुख्य नाभि। तो मान लो समवॉट दिस इज केंद्र, दिस इज केंद्र, मतलब मैं इसको अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करूँ तो आई गेट दी दिस थिंग, वक्रता केंद्र समवेयर हियर। अब बोल रहा है कि यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो, यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तित किरणें, जो परावर्तित किरणें हैं वो मुख्य नाभि से होकर जाती हैं, मुख्य नाभि से होकर जाती हैं। ये है आपका मुख्य नाभि। तो आपतित किरणें बच्चे, जब तक आप ऐसा एरो नहीं डालोगे ना, तो तब तक आप वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो इट्स ऑलवेज मैंडेटरी दैट यू पुट एरो मार्क ऑन द रेज। जो लाइट रेज है उन पे आपको एरो जरूर से डालना है। और ये जो है हमारी, तो इससे ये जस्टिफाइड होता है कि ओके ये आने वाली किरणें हैं, बिफोर रिफ्लेक्शन है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जब वो इस परावर्तक पृष्ठभाग से टकराएंगी तो डेफिनेटली फिर यहाँ से टकराने के बाद उनका रूट डाइवर्ट होता है और फिर वो फोकल पॉइंट मतलब मुख्य नाभि से होकर जाती हैं। तो हमने ये चीज समझा कि यदि आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो जो जाने वाली किरणें हैं ये मुख्य नाभि से होके जाती हैं। समांतर आ रही हैं तो मुख्य नाभि से होके जा रही है। बस आने वाली और जाने वाली किरणों के बजाय हम विल बी मोर प्रिसाइज, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एंड नो बिगर थिंग्स आर इन्वॉल्व हियर। अब उसके बाद बताया जा रहा है नेक्स्ट, यदि मान लो कुछ यहाँ पे है हमारा फोकल पॉइंट, ओके, तो यदि आपतित किरणें मुख्य नाभि से होकर आती हैं, हाँ, यदि आपतित किरणें मुख्य नाभि से होकर आती हैं तो परावर्तित किरणें, कम ऑन टेल मी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। अब जो थर्ड एंड लास्ट वन है, कोई ऐसा पॉइंट है बच्चों जो कि अगर वहां से होकर के जा रही हैं तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो ये है हमारा वक्रता केंद्र। तो यदि प्रकाश किरणें, ओके, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो ये हो गई मेरी आपतित किरण, जो कि यहाँ तक पूरा आएगी, फिर इस पृष्ठभाग से टकराएंगी और उनका परावर्तन होगा और फिर इस मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो ये है 3 नियम बच्चों, किसके, प्रकाश के परावर्तन के और किरणाकृति खींचने के 3 नियम हैं। रिपीट करती हूँ शॉर्ट में, जो कीवर्ड्स है वही बोलूंगी। यदि मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य नाभि से होकर, यदि मुख्य नाभि से होकर तो मुख्य अक्ष के समांतर, और यदि वक्रता केंद्र से तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ओके, तो यहाँ पे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं उसमें कई सारे वर्ड्स हैं, तो उसमें आप you shouldn't be lost in those words. Always try to encircle or try to grasp that important keywords. वो पहले समझ लो, उसका अर्थ समझ लीजिए,
तो चीजें आसान हो जाएंगी बच्चों आपके लिए। ओके, देन लास्ट बच्चों हम आ रहे हैं हमारे टॉपिक पे, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। एंड अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट जैसे कि मैंने बोला, जैसे जैसे वी मूव अहेड, थिंग्स गेट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो अब थोड़ा सा ये पहले से थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ओनली 100% कॉन्सेंट्रेशन कैन गिव यू बेटर रिजल्ट। सो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, जो कि एक टेबुलर फॉर्म में और 6 अलग अलग पोजीशन के द्वारा आपको एक सारणी में दिया हुआ है, जिसमें से एक हम समझेंगे। और जैसे कि आपको अब जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें बता दिया गया है कि ठीक है, टेबल को पढ़े और यू नीड नॉट ड्रॉ दोज डायग्राम्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसका डायग्राम एक का देखेंगे। इसी बहाने हम समझ सकते हैं कि बाकी पांचों केसेस में कैसे हमें प्रतिबिंब मिल रहा है। तो पहले चलो बेसिक समझते हैं वापस से वही, ये हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है बच्चों, एंड हियर गोज दी मुख्य अक्ष, जिसे आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। जो बेसिक्स हैं ये है P, ये है आपका P, और उसके बाद यहाँ कहीं आपका है F, एंड हियर समवेयर यू हैव गॉट C। अब उसके बाद बच्चों इतनी चीजें तो आपने समझ ली हैं। ये है ध्रुव, ये है मुख्य नाभि, और ये है वक्रता केंद्र। तो ये जो मुख्य नाभि होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अक्सर आप देख रहे हो जो मेरा फोकल पॉइंट है उसका डबल, ध्रुव से जो फोकल पॉइंट है, जो नाभ्यांतर है, उससे ही मैंने डबल कर देती हूँ, और उसके बाद वहां कहीं मैं वक्रता केंद्र को लिख देती हूँ। मतलब अगर ये वक्रता त्रिज्या है, सीपी मेरी वक्रता त्रिज्या है, और ये जो एफपी है वो मेरा है नाभ्यांतर, नाभ्यांतर। ओके, सो इस तरीके से साथ में आप चीजों को एनालाइज भी करते चलेंगे। अब कुछ जो बेसिक्स हैं वो समझ लेते हैं। ये है कोटिंग। अब बच्चों हम समझ लेते हैं बेसिक्स की, जब हम किसी वस्तु का इमेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वस्तु को हम जो है वो हम वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो उसका जो कहते हैं ना इमेज प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो वस्तु मतलब वो ओरिजिनल, और प्रतिबिंब मतलब उसका इमेज। जैसे कि बच्चों आप मोबाइल में अपना फोटो देख रहे हो, तो मोबाइल में इफ यू आर क्लिकिंग योर पिक्स, तो अभी कैमरा ऑन करते ही जो आप मोबाइल में दिखते हो, डेफिनेटली क्या वहाँ वो जो मोबाइल में जो है क्या वो ओरिजिनल है कि जो कैमरे के सामने खड़ा व्यक्ति है वो ओरिजिनल है। तो जैसे आप हुए वस्तु, तो आपका इमेज कहलाया प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब समझ लीजिए। उसके बाद ये समझ लीजिए कि जो वस्तु है वो हमेशा जो दर्पण के बाएं ओर रखी जाती है, मतलब एट लेफ्ट हैंड साइड। तो इट विल ऑलवेज बी केप्ट हियर बाय साइड। दर्पण का बाया साइड ये है दर्पण का दाया साइड। इमेज कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है, बाय साइड भी दाएं साइड भी, लेकिन वस्तु को हमेशा ही दर्पण के बाई ओर रखा जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया बेसिक। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये जो वस्तु का स्थान है ना बच्चों, ये हम धीरे धीरे दर्पण के नजदीक से दूर लेते आएंगे। जैसे कि आप अपने टेबल में देखोगे कि पहला स्थान जो वस्तु का स्थान है वो है इसके और इसके मध्य, मतलब समवेयर हियर। फिर दूसरा हमने यहाँ रखा है, तीसरा हमने यहाँ रखा है, चौथा हमने यहाँ रखा है, पांचवा हमने यहाँ रखा है। इसका मतलब धीरे धीरे हम उसे दूर 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 करते जाते हैं। तो इस तरीके से चलिए पहला वाला पढ़ते हैं कि अगर दर्पण को हमने रखा है यहाँ पे, सॉरी दर्पण के बाई साइड हमने वस्तु को रखा है यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं चलिए ए बी। तो ये है हमारा
A and this is B. अब इस वस्तु पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो वो कहाँ से होकर चली जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ये है, वो कहाँ से चली जाती हैं होकर के? मुख्य नाभि से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पे अगेन यू ड्रॉ दिस एरो मार्क। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो परावर्तित होकर के कहाँ से हो जाती है? मुख्य नाभि से होकर चली जाती हैं। अब दूसरा आपने जो रूल पढ़ा है, जो कि लास्ट वाला रूल है, वो है यदि प्रकाश किरणें केंद्र से होकर जाती हैं तो वो उस मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट और इस पे पढ़ने वाला है प्रकाश किरण। ओके, और यहाँ इस पे होकर के, इस वस्तु पे होकर के आगे बढ़ेगी और यहाँ टकराएगी और इसी मार्ग से रिटर्न आ जाएगी। ओके, अब बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है? अब चलो गैस करने की कोशिश करते हैं कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो बाएं साइड में ये जो नैरो जो है, दोनों रेखाओं के बीच जो दूरी है वो नैरो से वाइड होकर के वो वाइडन होते जा रही है, वो और ज्यादा उनकी दूरी बढ़ते जा रही है। तो कहने का मतलब है, कल को मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ तो ये जो है वो एक दूसरे को जा करके किसी बिंदु पे मिलने से रहे, क्योंकि ये तो और जा करके एक दूसरे से और दूर दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटने से रहे। तो चलो बाय साइड तो इम्पॉसिबल लग रहा है, तो चलो देखते हैं कि क्या दाएं साइड वस्तु की इमेज या प्रतिबिंब मिलने का स्कोप है। तो इसको हम आगे अगर बढ़ाएं तो इस किरण को, तो हमें यहाँ कहीं वो प्रकाश की किरणों का प्रतिच्छेदन प्राप्त हो रहा है। ओके, प्रकाश की किरणों का प्रतिच्छेदन यहाँ कहीं हमें प्राप्त हो रहा है, और ये जहां पे वो दोनों किरणें एक दूसरे को काट देंगी वहीं पे मिल जाएगा बच्चों हमें हमारा प्रतिबिंब। और ये जो होगा वो है A डैश B डैश, क्योंकि ये रियल तो है नहीं, ये तो ओरिजिनल हमारी वस्तु तो है नहीं, ये तो वस्तु का प्रतिबिंब है ना। तो इसे नाम दिया हमने A डैश B डैश। तो ये बहुत आसान है, बट एट द सेम टाइम आपको, जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं डिफिकल्ट आपके लिए होगा। तो यही सेम चीजों को देखिए, मैं टेबुलर फॉर्म में यही सारी जानकारी को मैं भर रही हूँ। तो ऐसे टेबल आपकी बुक में बनी हुई है और जिसमें ऐसे कॉलम्स हैं। ओके, हाँ, तो सबसे पहले वस्तु का स्थान, तो वस्तु का स्थान। नेक्स्ट है बच्चों प्रतिबिंब का स्थान कहाँ मिला, तो दिस इज प्रतिबिंब का स्थान। अब उसके बाद प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। तो ये है प्रतिबिंब का स्वरूप और ये है आकार। अब ये तो समझा कि प्रतिबिंब का स्थान हमने जाना कि ओके, अगर वस्तु जो है बाएं ओर में मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच रखी गई है, तो प्रतिबिंब आपको प्राप्त कहाँ हुआ। ओके, तो दर्पण के पीछे मिला, दर्पण के आगे मिला, ये सारे डिटेल्स। ओके, लेकिन अब स्वरूप और आकार क्यों चाहिए? तो चाहिए ना, स्वरूप और आकार में स्वरूप मतलब कि क्या जो इमेज मिला, क्या वो काल्पनिक था, या फिर वो मतलब जिसे आप कहते हो आभासी था, या वास्तविक था। वास्तविक कब होता है बच्चों? जब दर्पण के बाएं, जब ऑटोमेटिकली मिल जाए। इसका मतलब ये चीज तो नेचुरली हो नहीं रही है। ये जब हम डैश डैश लाइन करना, इसका मतलब कि हमने वी ट्राइड टू फाइंड आउट, it was not naturally coinciding and intersecting each other, we tried to find out। तो ये चीज हमने, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि we have done it, वो
ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं की। तो ये चीज हमने करा के लिया है, तो इसीलिए ये आभासी है, विजुअलिटी है हमारा, हमने ये चीज इमेजिन किया है, तो जिसे आप इमेजिनरी भी वर्ड यूज करते हो। तो ये प्रतिबिंब का स्वरूप क्या था, आभासी था या वास्तविक था, उसके साथ ही सीधा था या उल्टा था। तो बच्चों अगर ऊपर की ओर, मतलब ये होता है ना ऊपर की ओर, ये होता है नीचे की ओर, तो जब वस्तु सीधी रहेगी और ऊपर की ओर उसका इमेज बनेगा तो वो भी सीधा होगा। बट इमेजिन अगर कल को ये ऐसा होता है, तो जब नीचे की ओर होता है तो उल्टा इमेज प्राप्त होता है। अगर ये चीज ऐसी है तो इसका उल्टा इमेज होगा। तो यहाँ आप लिखते बी डैश और यहाँ लिखते ए डैश, ऐसा हो जाता ऐसे। तो जो कि अभी हमें आप देख रहे हो सीधा इमेज प्राप्त हुआ। तो ये तो हुआ स्वरूप। आकार क्यों चाहिए? आकार बच्चों आपको ये बतलाता है कि इसका साइज क्या है। जैसे इन आर केस जो ए बी है और ए डैश बी डैश है, इट इज क्रिस्टल क्लियर कि ए बी का साइज और ए डैश बी डैश का साइज है अच्छा खासा। ए डैश बी डैश ए बी का डबल है, अच्छा खासा बड़ा है। तो ऑब्वियसली आप देयर यू गो एंड एक्सप्लेन कि वस्तु से बड़ा। तो चलिए आइए वो सारी चीजें हम यहाँ पे लोकेट कर देते हैं कि वस्तु का स्थान क्या था, ध्रुव तथा नाभि के मध्य। ये देखिए ये हमारा ध्रुव और ये हो गया हमारा नाभि, उसके बीचों बीच हमने वस्तु रखी। लेकिन फिर प्रतिबिंब कहाँ मिला? दर्पण के पीछे मिला। तो ये है दर्पण के पीछे, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो प्रतिबिंब का स्वरूप था वो कैसा था? आभासी और सीधा था। तो ये है आभासी, जिसे आप कहते हो इमेजिनरी, अनरियल एट द सेम टाइम, लेकिन सीधा इमेज प्राप्त हुआ, तो कॉमा सीधा। लेकिन आकार कैसा था? क्या वो वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है? तो आकार आप देख रहे हो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ओके, तो बच्चों जैसे मैंने एक सिचुएशन के लिए आपको ये सारी चीजें करी, ऐसे ही आपके बुक में और 4 और 5 सॉरी ऐसे अलग अलग पोजीशंस हैं, और उस 5 अलग अलग पोजीशन के लिए 5 अलग अलग पोजीशन के लिए आपको प्रतिबिंब का स्वरूप, आकार और स्थान अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे कि दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा है नाभि पर, तो जब आपकी वस्तु नाभि पर होती है, जब आपकी वस्तु आप नाभि पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो वो बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब का स्थान होता है वो अनंत दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर। बट अब एक और चीज नोटिस करने लायक है कि ये एक छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 केसेस में जो स्वरूप है वो सदैव वास्तविक और उल्टा है। तो ये एक अच्छी चीज है, और जो कि अक्सर आपको सत्य और असत्य में पूछी जाती है बच्चों, आपको सत्य और असत्य में पूछा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि केवल एक केस ऐसा है जिसमें हमको अनरियल इमेज मिलती है, बाकी सब में रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है। तो कल को ऐसा बोले वस्तु नाभि पर, जब वस्तु नाभि पर होती है तब उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त होता है। आप लिखोगे असत्य, क्योंकि आपको बताया गया है सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन ऐसा है जिसके लिए आपको आभासी मिल रहा है, और वो है पहला केस, पहला पोजीशन, जो कि कौन सा पोजीशन है? ध्रुव और नाभि के मध्य। तो बच्चों ये इकलौता ऐसा पोजीशन है जिसके लिए आपको आभासी इमेज प्राप्त होता है। इसका मतलब आपने करवा के लिया, इट वाज नॉट हैपनिंग, यू मेड इट हैपन। तो बस ये इकलौता केस है, बाकी 5 के लिए आपको अच्छे से वास्तविक और सीधा मिल रहा है। तो कल को आपको ऐसा आए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो
तो प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा सीधा होता है। सही लिख दो सत्य है, क्योंकि आपके टीचर ने आपको बताया है केवल इस केस के लिए ही आभासी मिलता है। बाकी अगर मैं प्रतिबिंब को मुख्य नाभि पर रख रही हूँ, मुख्य नाभि और वक्रता केंद्र के मध्य रख रही हूँ, वक्रता केंद्र पर रख रही हूँ, या वक्रता केंद्र से परे रख रही हूँ, हर एक केस के लिए जो इमेज का स्वरूप होगा वो वास्तविक ही होगा, सीधा ही होगा। ओके, सो इट्स वेरी इजी। और जो वस्तु का आकार है वो है बहुत बड़ा। तो इसी तरीके से बच्चों, जैसे कि आपको काफी सारी चीजें इस के द्वारा हमने समझा दी है, तो जो बची हुई कहते हैं ना डिटेल्स है, वो भी आप अपने बुक में ले लीजिएगा। और यहीं पे हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो प्लीज पूछिए। यस बच्चों, students, anybody has got any kind of doubt? Okay, so I guess it is all clear to you, क्योंकि मे बी ये हमारा थर्ड टाइम है। so अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। so with this I end my lecture here. okay, जैसे कि मैंने बोला बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा टफ है, so do not forget to practice the same. Draw the diagrams, practice them twice to thrice, then only things will be clearer to you. Okay, so thank you so much for attending my lecture, students.